असली शवरमा फैक्ट्री। गोदाम के अंदर पीछे एक बड़े लोहे के बक्से जैसी मशीन है। भोलू बीच में खड़ा है और चंदू कोने में कुर्सी पर सो रहा है। चंदू उठ, सोना मना है। ये भोलू इंटरनेशनल फैक्ट्री है, यहाँ सोना सख्त मना है। हमने ISO सर्टिफिकेट के लिए अर्जी दी है, भूल गया क्या? बॉस, वो सर्टिफिकेट मिल गया तो क्या मेरे पैरों का दर्द कम हो जाएगा? सुबह सुबह उठाकर उस लोहे के डिब्बे पर रंग पुतवाया, अब पहरेदारी करने को कह रहे हो? वो लोहे का डिब्बा नहीं, फूड प्रोसेसर 3000 है। ग्राहक नहीं है तो क्या हुआ, हमें अपना सिस्टम तैयार रखना चाहिए। उस मशीन का बटन दबा, वो गर्म होनी चाहिए, उसकी आवाज पूरे गांव में सुनाई देनी चाहिए। सुरेश अंदर आता है। चारों तरफ देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे भोलू, ये क्या है? कोई रॉकेट स्टेशन लगा रखा है क्या? बाहर इतना धुआं निकल रहा है और अंदर इतना शोर। मुझे जोरों की भूख लगी है, एक रोल मिलेगा क्या? सुरेश, ये होटल नहीं फैक्ट्री है। यहाँ ऐसे मुंह उठाकर मांगने से कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास ID कार्ड है? ID कार्ड? खाना खाने के लिए भी? अरे भाई, भूख लगी है, अब क्या आधार कार्ड की जेरोक्स लेनी पड़ेगी? नियम तो नियम है। खैर, तुम्हारा चेहरा देखकर डिस्काउंट दे रहा हूं। चंदू, फॉर्म नंबर 4 लेकर आ। सुरेश हंगर एप्लीकेशन भरेगा। बॉस, फॉर्म तो खत्म हो गए, क्या मैं टिश्यू पेपर पर लिखवा लूं? छी, इस स्टाफ के साथ यही रोना है। ठीक है सुरेश, लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारा टोकन नंबर 1 है। अरे यहाँ हूं ही मैं अकेला, लाइन है कहाँ? तभी काकी अंदर टहलते हुए आती है। वो हाथ में लाठी लिए है और पूरे गोदाम का मुआयना कर रही हैं। क्यों रे भोलू, बाहर बोर्ड पर विश्व प्रसिद्ध लिखवाया है, इस टूटे हुए गोदाम का ये नाम? मुझे तो लगता है यहाँ चूहों के अलावा कोई नहीं आता। काकी, आप पुरानी पीढ़ी की हैं, आपको ये कॉर्पोरेट स्टाइल समझ नहीं आएगा। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दुबई से मंगवाई है। दुबई से? ये देखने में तो अपने गांव के पुराने ट्रैक्टर के इंजन जैसा लग रहा है, जिस पर तूने पेंट कर दिया है। वैसे ये कपड़े धोती है या घास काटती है? काकी, ये खाना बनाती है, ऑटोमेटिक रोल्स। इंसान का हाथ नहीं लगता, पसीना नहीं गिरता, एकदम हाइजीनिक। इंसान का हाथ नहीं लगता तो इसे खाना नहीं कहते रे, उसे पशुओं का चारा कहते हैं। वैसे अंदर खाने के लिए कुछ है भी या सिर्फ लोहे का कबाड़ ही है? है ना काकी। चंदू, काकी को हमारा एक ऑटोमेटिक रोल का सैंपल दिखा। तभी चंदू एक डिब्बे में सख्त हो चुकी एक लिपटी हुई रोटी निकालता है और काकी को दे देता है। काकी उसे हाथ में पकड़कर ठोक कर देखती है। ठक ठक की आवाज आती है। क्या है रे, ये रोटी है या क्रिकेट का बल्ला? इतना सख्त है, इससे अगर किसी को मारूं तो सर ही फट जाए। काकी, वो वैक्यूम पैक है, हवा नहीं लगती, खराब नहीं होता। 6 महीने बाद भी खाओगी तो ऐसा ही रहेगा, साइंटिफिक तरीका है। 6 महीने? अरे हम खाना जीने के लिए खाते हैं, म्यूजियम में रखने के लिए नहीं। मुझे गर्मा गर्म और नरम नरम चाहिए, वरना मेरे तो बचे कुछ दांत भी टूट जाएंगे। सॉरी काकी, हमारे सिस्टम में गर्म करना मुमकिन नहीं है, ऐसा ही खाना पड़ेगा। हमारे स्टैंडर्ड्स यही हैं। चाहिए तो माइक्रोवेव में रख लो। माइक्रोवेव? मेरे घर में चूल्हे के अलावा कुछ नहीं। न तेरी फैक्ट्री चाहिए न तेरा खाना। सुरेश, चल यहाँ से। अचानक टप से आवाज आती है, लाइटें बंद हो जाती हैं। पूरी फैक्ट्री में घना अंधेरा छा जाता है, हर तरफ सन्नाटा। अरे क्या हुआ, लाइट गई या मेरी आंखें फूट गई? भोलू, कहाँ है तू? बॉस, मशीन बंद हो गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। वो तो परसों ही खराब हुआ था ना। हाय, मेरा प्रोडक्शन रुक गया, मेरी करोड़ों की मशीन। चंदू, जा और जनरेटर की रस्सी खींच। जनरेटर में डीजल नहीं है बॉस, कल आप ही ने तो स्कूटर में डलवा लिया था। अरे अब क्या होगा, सुरेश का ऑर्डर पेंडिंग है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी छोड़, मुझे डर लग रहा है, अंधेरे में भूत तो नहीं है ना? देखा भोलू, तेरा सिस्टम बिजली पर चलता है, बिजली गई तो तेरी फैक्ट्री जीरो, वो डिब्बा किसी काम का नहीं।
अब क्या करूं काकी? मशीन चालू नहीं होगी तो वो बॉक्स नहीं खुलेगा जिसमें रोटियां हैं। उसका पासवर्ड भी भूल गया हूं। भूखे सुरेश का क्या होगा? घबरा मत, खाना बनाने के लिए बिजली नहीं, अकल चाहिए। चंदू, वो खिड़की के दरवाजे खोल दे, रोशनी आएगी। चंदू जाकर खिड़कियां खोल देता है। शाम की धूप अंदर आती है। धूल भरा गोदाम अब थोड़ा बेहतर लग रहा था। भोलू, उस मशीन को छोड़, वहां कोने में एक छोटा स्टोव पड़ा है, देख, जिस पर हम चाय बनाते थे, वो लेकर आ। काकी, वो तो मामूली गैस स्टोव है, बहुत छोटा है। वो मेरे इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। भूख का कोई लेवल नहीं होता रे पागल, लेकर आ। सुरेश, तू वो प्याज पकड़। चंदू, तू आटा गूंथ। सब एक जगह जमीन पर गोल घेरे में बैठ जाते हैं। कोई भगदड़ नहीं। भोलू भी झिझकते हुए बैठ ही जाता है। बॉस, प्याज बारीक काटना, ऑफिस में फाइलें फाड़ने जैसा नहीं। इन प्याजों की झंझनाहट से आंखों में पानी आ रहा है काकी। वो पानी नहीं रे, शुद्धि है। मशीन के तेल की बदबू से तो ये प्याज की महक कितनी अच्छी है, देख, यही है असली अरोमा। भोलू, तू नीचे बैठकर ही अच्छा लग रहा है। वो खड़े होकर पोज मारने से तो ये बहुत बेहतर है। बचपन में हम ऐसे ही स्कूल के पीछे बैठकर खाते थे, याद है? हाँ सुरेश, तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पर एक दूसरे का टिफिन छीनकर खाने में जो मजा था वो अलग ही था। इस कुर्सी पर बैठकर टांगों में दर्द हो रहा था, पर ऐसे नीचे बैठकर बड़ा सुकून मिल रहा है। गर्मा गर्म रोटियां तैयार। सब हाथ में रोल कर कर खा रहे हैं। माहौल बहुत शांत है। वाह काकी, ये स्वाद उस मशीन में नहीं आ सकता, अमृत जैसा है। भोलू, तूने फालतू में करोड़ों खर्च करके वो लोहे का डिब्बा खरीदा। सच कह रहा है सुरेश, इसमें तेरा प्यार और काकी के हाथ का जादू है। मशीन सामान बनाती है, पर स्वाद तो इंसान ही बना सकते हैं। मुझे अब समझ आ गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बड़े बड़े बोर्ड, अंग्रेजी नाम और ये यूनिफॉर्म मायने नहीं रखते। 4 लोग मिलकर प्यार से पका कर खाएं तो जो तृप्ति मिलती है वो किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती। सब हंसते हैं। भोलू काकी को एक और रोल देता है। ये लो काकी, ये तुम्हारा सर्विस चार्ज। ट्रेन फूड बनाना समोसा। शेखर चंद्र मिश्रा अपनी मां अनुसुईया और बहन सीता के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में मशीन चलाने वाले वर्कर नाम के वहां पर काम करते हुए अचानक उनकी मृत्यु होने से वो परिवार जैसे रास्ते पर आने की परिस्थिति में था। उसकी डिग्री की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। उसके 1.5 साल की छोटी बहन सीता परिवार में अपना भी सहकार्य रहना चाहिए, इसलिए छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भार थोड़ा तो भी कम करना चाहिए करके कोशिश करते रहती है। शेखर चंद्र पूरे महीने के हिसाब से हर प्रकार की नौकरी करने की कोशिश करता है। पिताजी के मृत्यु के वक्त फैक्ट्री वाले ने दिए सो कंपेंसेशन और बाकी के कटिंग काटने के बाद हाथ में 3 लाख रुपए कब के खर्च हो गए थे। ऐसे नहीं चलेगा करके नौकरी ढूंढ रहा था तो हफ्ते महीने बीत रहे थे। घर भी चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए शेखर एक निश्चय करके एक दिन सीता से, तो चना मूंगफली मसाला बहुत बढ़िया बनाती हो ना, मुझे एक टोकने में भर के देना, मैं जाकर वो चने बेचकर थोड़ा बहुत तो भी कमाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही घर में बैठा रहा तो अपन तीनों भूख से मर जाएंगे, ऐसा कहता है। तो अनुसुईया, ऐसे बीच में मर के मेरे बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किए तुम, ऐसा कहकर गालियां देकर रोने लगती है। सीता, माँ पिताजी को ऐसे गाली मत दो, अपनी किस्मत ही ऐसी है, ऐसा कहते हुए शेखर से, ए भैया ऐसे खाने वाली चीजें बेचना है तो ट्रेन सबसे बेस्ट जगह है। ट्रेन में यात्रियाँ होते हैं ना, वो कुछ सोचते रहते हैं, कुछ तो भी खाना चाहिए करके और खरीद कर खाते हैं। मैं चना बना कर दूंगी, तुम जाकर ट्रेन में बेचो। ऐसा बोलकर चना मसाला को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाकर देती है शेखर को। 1 महीना बीत जाता है। शेखर को मिलने वाले पैसों से खाने के लिए तकलीफ तो नहीं रहती है।
पर एक दिन अनुसया शेखर से, ए बेटा, सुबह ही घर का मालिक आकर घर खाली करने को बोल रहा था, नहीं तो अपन लोगों ने नहीं दिए ना वो 4 महीने का किराया, अभी तो भी 2 करके बोल रहा था। मैंने कैसे तो भी करके गुजारिश करके आने वाले महीने में पूरा नया पुराना किराया चुका देंगे करके बोली। ऐसा कहती है तो शेखर वो सुनकर सिर पकड़ लेता है और, मैं जो बेच रहा हूँ ना चने, कुछ तो भी थोड़ी बहुत कमाई हो रही है और 10 रुपए ज्यादा कमाना चाहिए बोले तो मुझे चोरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कहकर मायूस होकर तब सीता, अरे मैं रोज राम जी के मंदिर में जाती हूँ ना, आज सुबह गई थी, वहाँ पर मंदिर के पास एक व्यक्ति मामूली समोसा नहीं बनाना समोसा बेच रहा था, करके देखी मैंने, मैं भी नई तरीके के समोसे बनाकर तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं भी बेचूंगी भैया। ऐसा कहती है। शेखर आश्चर्य से, तू और ट्रेन में समोसे बेचेगी क्या रे, करके कहता है तो सीता, क्यों ट्रेन में सिर्फ मर्द लोग ही बेचना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? दोनों मिलकर मेहनत किए तो बगैर किसी तकलीफ के घर चलेगा, नहीं तो घर का मालिक अपने को जबरदस्ती खाली करवाया तो तीनों जन रोड पर आ जाएंगे। अब तुम कुछ मत बोलो भैया, कल सुबह बनाना समोसा बनाकर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। ऐसा कहती है। ट्रेन में शेखर और सीता एक इधर साइड और एक उधर साइड ऐसे बोगी में घूमते हुए शेखर चना मसाला और सीता बनाना समोसा बेच रहे थे। कभी कभी दोनों मिलते थे तब तुमने कितना बेचा है करके पूछते रहते थे। एक दिन S7 में सीता बनाना समोसा ऐसा कहते हुए घूमते हुए, अरे बाप रे, सुबह से घूमते घूमते एक बार भी बेटी नहीं, ऐसे घूम घूम कर पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अपने सामने वाले विंडो सीट खाली थी तो एक सीट पर समोसा की टोकनी रखकर और एक सीट पर बैठकर अरे रामा कहती है। ऐसे सिग्नल नहीं मिलने से ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है। सीता खिड़की से बाहर देखती है तो वो बहुत घना जंगल था और बोगी में ज्यादा लोग भी नहीं थे। इतने में किचकिच करते हुए एक बंदर खिड़की में से अंदर आकर टोकनी में से समोसे लेकर खा रहा था और उछल रहा था तो सीता अरे अरे करके उसको हकालने जाती है तो तुरंत कान पकड़कर, मैं रामा कहते ही हनुमान जी इस रूप में आ गए, ऐसा सोचकर एक समोसा लेकर बंदर को देती है। वो सीता की तरफ देखकर किचकिच करते हुए हंसते हुए सीता के कंधे पर चढ़कर बैठ जाता है तो सीता, अरे वाह हनुमान जी मेरे कंधे पर आ गई क्या, कितनी हिम्मत आ गई है। ऐसा सोचकर उस बंदर को चूमती है। बस वो तो एक शुरुआत थी। वो ट्रेन रोज जंगल के एरिया में सिग्नल नहीं रहने से कुछ देर रुकना सीता के लिए ही आया, जैसे वो बंदर खिड़की से आकर बनाना समोसा खाकर जा रहा था। अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसी समय सीता अभी तक हनुमान जी नहीं आए, ऐसा बोलकर खिड़की में से देख रही थी। वहीं बर्थ पर बैठा एक सेठ वो क्या है करके पूछता है तो सीता, ये बनाना समोसा है सर, नई टाइप का स्नैक्स है, टेस्ट करके देखिए, 2 समोसे आपको देती हूँ। तो वो सेठ एक समोसा लेकर खाता है। उसके शरीर पर बड़ी सोने की चेन और 5 उंगलियों में अंगूठियां थी। उतने में पीछे से गुंडे के जैसे 2 लोग आकर, क्या सेठ समोसे अच्छे हैं क्या, ऐसा कहते हैं और सीता के टोकनी में से 2 समोसे निकालकर सेठ के मुंह में जबरदस्ती ठूस रहे थे। और इस समोसे की कीमत सोने की चेन और इस समोसे की कीमत अंगूठिया, ऐसा कहते हुए चेन और अंगूठिया छीन रहे थे। तो सीता, अरे क्यों रे, क्या जबरदस्ती कर रहे हो, वो सर को छोड़ दो करके चिल्लाती है। तो वो लोग सेठ को ढकेलकर, तेरे को क्या करना है, बीच में आ रही है, ऐसा कहकर फिर से धकेलते हैं। सेठ के सिर पर ऊपर का बर जोर से लगता है तो सीता अरे रामा करके दुखी होकर कहती है। तब सुनाई देता है किचकिच करके आवाज और तभी बंदर खिड़की से सीता के पास कूदता है तो सीता, हनुमान जी ये लोग मुझे मार रहे हैं, इनको थोड़ा देखो ना, ऐसा कहती है। वो तुरंत एक जंप लगाकर उन दोनों गुंडों के कान काट कर नाक काट कर पागलों को जैसे खून निकलना चाहिए ऐसे नाखूनों से खरोच रहा था। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसको अपने आप से छुड़ा रहे थे तो वो चिढ़कर और जोर से हमला कर रहा था। खून बह रहे उन गुंडों लोगों को दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाने से भागते हुए जाकर ट्रेन में से कूद जाते हैं। फिर सीता सेठ के पास जाकर, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है सर, डरो मत, ऐसा कहती है। तब वो सेठ, तू और तेरा ये हनुमान जी नहीं रहता तो आज इनके हाथों से मैं मारा जाता था करके कहता है। तभी शेखर उधर से आता है तो सीता जो हुआ था वो सब बताती है। तब अपने आप को ठीक करके सेठ जी अपने जेब में से नोटों का बंडल निकालकर, तुम्हारा नाम क्या है बेटी, तो वो सीता है करके कहती है तो सेठ, बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी हो,
ऐसा कहकर वो सीता देवी ने ही हनुमान जी की मदद से मुझे बचाया है, ऐसा सोच रहा हूँ, ये पैसे ले लो। ऐसा बोलकर सीता के हाथ में नोटों का बंडल रखता है तो सीता वो पैसे आंखों को लगाकर समय पर मुझे आर्थिक मदद की है सर। मैं और मेरे भैया बहुत तकलीफ में हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। ऐसा कहती है। फॉगी ढाबा, हाईवे ट्रक ड्राइवर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे हमेशा व्यस्त रहता है। उस रास्ते पर चलने वाले ड्राइवर और पर्यटकों के लिए खन्ना जी की रसोई एक बहुत बड़ा सहारा है। इस ढाबे के मालिक कुलदीप खन्ना, शरीर भारी, सफेद दाढ़ी और सिर पर हमेशा चमकने वाली रंग बिरंगी पगड़ी, यह उनकी पहचान थी। खन्ना जी सिर्फ एक रसोइया ही नहीं बल्कि एक शानदार कहानीकार भी थे। वो अपनी बातों से ही आधी भूख मिटा देते थे। ढाबे पर कुलदीप के साथ रामू नाम का एक लड़का काम करता था। रामू थोड़ा सीधा साधा था लेकिन खन्ना जी की बातों को वेद वाक्य की तरह मानता था। इन दोनों के बीच होने वाली मजेदार बातचीत सुनने के लिए आसपास के लॉरी ड्राइवर होड़ मचाते थे। खन्ना जी की एक अजीब आदत थी, वह हर मौसम के हिसाब से अपने मेनू और पकवानों के नाम बदल देते थे। गर्मियों में कहते, अरे रामू बोर्ड पर लिख दे ऐसे ही पनीर टिक्का, इसे खाओगे तो ऐसा लगेगा एसी में बैठे हो, ऐसा कहते। बारिश में वो छतरी के आकार के पकोड़े तलते और उनके नाम रखते, रेनकोट पकोड़ा। जब सर्दी का मौसम आता तो वह पूरा उत्तर भारत सफेद कोहरे की चादर में लिपट जाता। सड़क के किनारे खड़े इंसान का दिखना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में ड्राइवर जान हथेली पर रखकर गाड़ी चलाते, कहीं ना कहीं रुकने के लिए मजबूर हो जाते। तब उन्हें अंधेरे में चमकते तारे की तरह खन्ना जी के ढाबे के बाहर लटका बड़ा सा लालटेन दिखाई देता है। ऐसे ही एक कड़कड़ाती सुबह, हवा काफी चल रही थी। खन्ना जी अपनी बड़ी सी भट्टी पर मिट्टी के बर्तन में दूध उबाल रहे थे। उन्होंने रामू से कहा, अरे देख रामू, यह कोहरा भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। ड्राइवर को रास्ता नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें बंद हो रही है, लेकिन हमारे ढाबे में आलू पराठे की खुशबू उनकी नाक खींच लाएगी। जा, बोर्ड पर लिख दे, आज का स्पेशल फॉग फाइटर आलू पराठा, लिख दे जा। रामू ने मासूमियत से पूछा, अरे सेठ जी, क्या पराठा खाने से कोहरा छट जाएगा और रास्ता दिखने लगेगा? खन्ना जी ने दूध चलाते हुए हंसकर कहा, अरे कोहरा तो नहीं हटेगा रामू, लेकिन यह गर्मा गर्म खाने से इंसान के अंदर की कपकपी कम होगी और कोहरे में गाड़ी चलाने की हिम्मत आ जाएगी, समझा? ऐसे कहकर हंस पड़े। तभी वहां पर एक पुलिस की जीप रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर सत्यपाल उतरे। वह इलाके में अपने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए बदनाम थे। ड्राइवरों को किसी न किसी बहाने रोककर पैसे वसूल करना उनकी कला थी। वह सीधे खन्ना जी के पास आए और रौब से बोले, ए खन्ना, आज बड़ी चहल पहल है। इस कोहरे में इतने लोग, तुम्हारे ढाबे के बाहर ट्रक खड़ी होने से ट्रैफिक जाम हो रहा है, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। ऐसा डराया। असल में जाम कोहरे की वजह से था, लेकिन सत्यपाल को तो बस मुफ्त का खाना और कुछ ऊपरी कमाई चाहिए थी। खन्ना जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अरे आइए साहब, ठंड में कांप रहे हो आप, पहले हमारी स्पेशल अदरक वाली चाय पीकर सुस्त लीजिए, ऐसा कहा। सत्यपाल को मुफ्त की चीज कभी बुरी नहीं लगती। उसने कहा, अरे ठीक है, एक चाय और 5 पराठे लाओ, लेकिन याद रखना खन्ना, मैं ड्यूटी पर हूँ, पैसे मत मांगना, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा बड़ाई मारते हुए एक कोने में बैठ गया। खन्ना जी ने मन ही मन सोचा, अरे इसे सर्दी में गर्मी का एहसास कराना पड़ेगा। उन्होंने रामू को पास बुलाया, उसके कान में कुछ बुदबुदाकर आंखें मारी। रामू समझ गया। सत्यपाल मजे से पराठे खा रहा था। खन्ना जी पास आकर बोले, साहब ये पराठे खाने के बाद आंखें पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसका नाम विजन क्लैरिटी पराठा है। इसे खाने के बाद एक चीज 2 दिखाई देती है, खासकर गलत काम करने वालों पर इसका असर ज्यादा होता है। सत्यपाल ने पराठे चबाते हुए कहा, अबे क्या बक रहा है खन्ना, मुझे कुछ 2 नहीं दिख रहा है। वह चाय पीकर बिना बिल दिए अकड़ के साथ बाहर निकला। उसने एक लारी वाले को रोका, ड्राइवर को नीचे उतारकर धमकाया, लाइसेंस दिखा, इस धुन में बिना लाइट जलाए गाड़ी चलाता है, 500 रुपए निकाल। ऐसा डराया। बेचारा ड्राइवर गरीब था। अरे साहब, पास में पैसे नहीं है, बच्चों की कसम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी खन्ना जी के इशारे पर रामू ढाबे के पीछे गया और कोहरे में दूर खड़े होकर एक बड़ी टार्च लाइट को इधर इधर हिलाते हुए जोर से सीटी बजाने लगा। कोहरे की वजह से सत्यपाल को सब धुंधला दिखाई दे रहा था।
उसको खन्ना जी की डबल विजन वाली बातें याद आ गई। उसने टॉर्च की रोशनी देखी। उसे लगा कि सामने एसपी साहब की जीप आ रही है। उसे 2 लाइट दिखाई दे रही थी तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई बड़ी गाड़ी है। वो डर गया कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो नौकरी जा सकती है। सत्यपाल ने तुरंत ड्राइवर के हाथ में 500 रुपए लेने के बजाय अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए बोला, अरे जा जा, जल्दी से भाग जा यहाँ से। पीछे एसपी साहब आ रहे हैं। उन्हें पता चला कि तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे डांटेंगे। ये 100 रुपए रख और निकल यहाँ से। थोड़ी देर बाद सत्यपाल घबराया हुआ ढाबे पर वापस आया और पूछा, अरे खन्ना, वो एसपी साहब किधर गए? इसी तरफ आ रहे थे ना? खन्ना जी हंसते हुए बोले, अरे साहब वो के अफसर नहीं थे, वो तो हमारा रामू टार्च लेकर सड़क पार कर रहा था। शायद आपको उस पराठे की महिमा की वजह से एक टार्च दो और रामू एसपी साहब की तरह दिखाई दिया। आसपास खड़े ड्राइवर ठहाके मारकर हंस पड़े। सत्यपाल को समझ में आ गया कि वह कितना बड़ा मूर्ख बना। अपने लालच और डर की वजह से उसने अपनी इज्जत और पैसे दोनों गवा दिए। खन्ना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, साहब कोहरा अगर आंखों के सामने हो तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन अगर लालच का कोहरा मन पर छा जाए तो इंसानियत गायब हो जाती है। दूसरों की मजबूरी में लूटने से अच्छा है उनकी मदद करना है। सत्यपाल को समझ आ गया। ढाबे में के सभी लोग खन्ना के समय सूचकता को देखकर तारीफ करते हैं। उस दिन से सत्यपाल रिश्वत लेना छोड़ देता है और ईमानदारी से ड्यूटी करना शुरू करता है। खन्ना जी ने भी अपने ढाबे पर एक नया आइटम शुरू किया, पुलिस स्पेशल लस्सी। वो हाईवे पर से जाने वाले किसी को भी खन्ना जी का ढाबा सिर्फ भूख मिटाने वाली जगह ही नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाली एक पवित्र स्थान में बदल गया। सीख, लालच इंसान की सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है। गलत तरीके से कमाए धन से बेहतर है कि मेहनत की रोटी और दूसरों की मदद से मिलने वाला सुकून होता है। नशा बिरयानी। अलमपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटे का नाम किट्टू था। किट्टू को दुनियादारी की समझ नहीं थी, ऊपर से वो फुर्तीला भी नहीं था। जब बाकी सब अपने पिता की मदद करते तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक दिन जब खेत पर सबको खाना परोस रहा था तो उसके हाथ से बर्तन फिसलकर गिर गया। सारा खाना जमीन पर गिरा देखकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। जी, तुम्हारा जैसे आलसी आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें खाना खिलाना बेकार है। तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि तुम मेरे बेटे के रूप में पैदा हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उसे डांटा, जिससे किट्टू को बहुत गुस्सा आया। किट्टू, क्या मैंने जानबूझकर गिराया? तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, हर बात पर डांटते रहते हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से में वहीं पड़ी एक कंबल उठाई और चला गया। वो कहाँ जाना ये जाने बिना वो चलता रहा और एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसके पैर दुखने लगे और शाम होने पर वो एक जगह पर रुक गया। चारों ओर देखता है तो वो एक घना जंगल था। उसने सोचा, ये तो कोई बड़ा जंगल लग रहा है, अब मैं कहाँ सोऊं? और चारों तरफ देखते हुए उसे एक पेड़ का खोखला तना दिखाई दिया। वो उस खोखले तने में चढ़ा और कंबल ओढ़कर सो गया। आधी रात के करीब उसे किसी आहट से नींद खुल गई। उसने धीरे से चेहरे पर का कंबल सरकाया और बाहर झांका। सामने 2 चोर एक जलती हुई मशाल की रोशनी में अपना चुराया हुआ सोना देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक ने हीरे के हार को लेकर कहा, बाकी सारे गहने चुराना एक बात है और इसे चुराना दूसरी बात है। इसे राजकुमारी अपने गले में पहनकर सो रही थी। उसे निकालने के लिए बहुत चतुराई और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि वो जागी नहीं। ऐसा कहते ही सुनकर किट्टू ने सोचा, ओहो, मतलब इन्होंने सारे गहने राजमहल से चुराए होंगे, यानी ये लोग चोर होंगे और इन्होंने बहुत सुंदर और कीमती गहने चुराए होंगे। यह सोचते ही ठंड के कारण अचानक छींक आ गई। उसने जोर से छींका। चोर चौंक गए और पेड़ के खोखले तने में देखा। उस अंधेरे में उन्हें कंबल ओढ़े किट्टू दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने उसे भालू समझ लिया। अरे बाप रे, भालू भालू भागो रे, अरे भागो रे भालू भालू। चिल्लाते हुए दोनों वहां से भाग गए। उसने चुराए हुए सारे गहने वहीं छूट गए। किट्टू ने पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला
और गहने को देखकर सोचा, बेचारे गहने खो जाने पर महाराज कितने दुखी हो रहे होंगे। अगर मैं इन्हें उन्हें वापस कर दूं तो बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचकर उसने एक पोटली बांधी और चल पड़ा। कुछ दूर चल ही रहा था कि सुबह हो गई। वहां पूछताछ करने पर गांव के लोगों ने उसे राजमहल का रास्ता बताया। वह चलता रहा और शाम होते होते महाराज के महल के पास पहुंच गया। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे महाराज से मिलना है। कहते ही द्वारपाल ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, अरे तुम्हें राजा से क्या काम है? वह तुम्हारे जैसे लोगों से नहीं मिलते। कहते ही किट्टू ने कहा, क्या राजा के घर में चोरी हुई थी? उसने कहा, हाँ हुई थी, तो क्या? कहते ही किट्टू, मैंने चुराया हुआ सोना वापस लाया हूँ, मुझे इसे वापस सौंपना है। कहते ही द्वारपाल घबराया, फिर संभला और वहां से गुजर रहे दूसरे सिपाही को अपनी जगह पर रुकने को कहा और किट्टू को अपने साथ ले गया। वह उसे अपने घर ले आया और कहा, महाराज शिकार पर गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि वह आपसे नहीं मिल सकते। मैं चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता हूँ, आराम से खाओ और विश्राम करो। कल सुबह मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा। कहते ही इस पर किट्टू ने कहा, अरे वाह, आप कितने अच्छे इंसान हो। मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। इसे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा। उसके बाद द्वारपाल ने रसोई में खुशबूदार चिकन बिरयानी बनाई। फिर उसने 2 प्लेट में निकाला और एक प्लेट पर कोई नशीला पदार्थ छिड़क दिया। फिर वह दोनों प्लेट लेकर आया और नशे वाला प्लेट किट्टू को दे दिया। दोनों वह चिकन बिरयानी खाने लगे। शायद उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए किट्टू ने फटाफट बिरयानी खा ली। उसके बाद सोए हुए किट्टू पर नशा चढ़ गया और वो गहरी नींद में चला गया। द्वारपाल ने पोटली निकाली और छिपा दी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सूरज डूबने के समय किट्टू की नींद खुली तो वह एक सुनसान जगह पर पड़ा था। उसके शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो कमजोरी में चल रहा था और उसे एक झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने, अरे पानी दो, पानी, कहा। तो उस बुढ़िया ने पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा, कौन हो बेटा तुम? कहते ही किट्टू ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा, अरे बेचारा, दिखने में बहुत अच्छे लड़के लगते हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटना सही नहीं था। वह दुनिया अच्छी नहीं है बेटा। मैं अकेले हूँ, मेरे पास रह जाओ बेटा। मैं तुम्हें अपना पोता मानकर अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। ऐसा कहते ही किट्टू ने कहा, आपका ऐसा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दादी माँ। ठीक है, आज से तुम मेरी दादी माँ, मैं आपका पोता हूँ। ऐसा कहा। अगले दिन रात को द्वारपाल काम खत्म करके घर लौटा। उसने घर में देखा तो उसकी पत्नी ने पोटली में रखे गहने को देखकर खुश हो रही थी। उसने पहले हीरे का हार अपने गले में पहना हुआ था। यह देखकर वह डर गया और कहा, अरे बाप रे, तुमने तो गजब कर दिया। ये सारे गहने महाराज के हैं और तुमने ये हार पहनकर किसी को दिख गई तो राजा के हाथों से हम दोनों की जान चली जाएगी। जल्दी से इसे उतारो, अंदर रखो। इसके बारे में बाहर किसी को मत बताना। ऐसा कहते ही उसने कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आज रात के लिए मैं ये हार पहनकर घर में खुश होना चाहती हूँ। कृपया मना मत करना। ऐसा कहते उसने हाँ कर दी। उसने वह हार पहनकर पूरी रात सोकर बिताई। सुबह होने से पहले उसने उसे मेज पर रख दिया और नहाने चली गई। तभी पता नहीं कहां से एक कौवा घर में घुसा आया और उस हार को खाने की चीज समझकर चोंच में पकड़कर उड़ गया। वह उड़ता रहा और बूढ़ी औरत की झोपड़ी पर उतरा।
किट्टू ने कौवे की चोंच में हार देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तभी कौवे ने उसे नीचे गिरा दिया और खाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह खाने लायक नहीं है तो वह उसे छोड़कर उड़ गया। किट्टू तुरंत झोपड़ी के ऊपर चढ़ा, उसे हाथ में लेकर देखा और सोचा, अरे ये तो राजा का खोया हुआ हार है। कौवे को ये कहां से मिला होगा? मुझे इसे तुरंत महाराज को सौंपना चाहिए। और वो राजमहल के लिए निकल पड़ा। वहां उसे वही द्वारपाल मिला। उसने द्वारपाल से कहा, आपने कहा था कि राजा शिकार पर गए हैं। आपने कल वो सोना महाराज को सौंप दिया होगा ना? तो फिर वो हार कौवे को कैसे मिला? इसका मतलब ये है कि वो सोना अभी तक महाराज तक पहुंचा नहीं है। ऐसा कहते ही घबराए हुए द्वारपाल ने किट्टू को ही चोर ठहराने की कोशिश की और अरे चोर 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 चिल्लाया। तुरंत राजा के सिपाही आए और किट्टू को पकड़ लिया। द्वारपाल ने कहा, यही है जिसने राजा के घर में चोरी की है। यह रहा हीरे का हार, बाकी के गहने कहाँ रखे हैं? इसे उगलवाओ। कहते ही सिपाही ने उसे पकड़ लिया और महाराज के सामने ले गए। द्वारपाल ने कहा, महाराज यही चोर है जिसने आपके गहने चुराए हैं। यह उनमें से एक लेकर आया है, बाकी कहाँ छिपा के रखे पता नहीं। कहते ही महाराज ने कहा, एक चोर अपना चुराया हुआ सामान क्यों वापस लाएगा? मुझे इस मामले में कुछ संदेह है। क्या हुआ सब विस्तार से बताओ। कहते ही किट्टू ने महाराज को प्रणाम किया और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ साफ साफ ढंग से समझा दिया। तब महाराज को किट्टू की बातों पर विश्वास हो गया और द्वारपाली चोर होने का पता चला। महाराज ने कहा, सिपाहियों, तुम तुरंत जाओ और उस द्वारपाल के घर की तलाशी लेकर आओ। अगर मेरे गहने वहाँ मिले तो उन्हें तुरंत लेकर आओ। ऐसा कहते ही सिपाही जाकर द्वारपाल के पूरे घर की तलाशी ली। अंत में उन्हें एक जगह पर गहने की पोटली मिल गई। वो उसे लेकर महाराज को दे दिए। उन्होंने पोटली देखा तो सारे खोए हुए गहने मौजूद थे। उन्होंने कहा, चीची, एक द्वारपाल होकर महाराज की संपत्ति चुराने की कोशिश करते हो। तुम जैसे लोग असली चोर से ज्यादा खतरनाक हो। अगर ऐसे लोगों को सजा ना दी जाए तो समाज में अपराध बढ़ जाएंगे। सिपाहियों, इसे कड़ी कारावास की सजा दो। इस प्रकार द्वारपाल जेल चला गया। महाराज ने कहा, शाबाश किट्टू, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को देखकर देशवासी गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें अपने दरबार में अच्छी नौकरी देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना भी देता हूँ। ले जाओ। कहते ही इस प्रकार महाराज दिया हुआ सोना लेकर बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, दादी, ये सारा सोना आपका है। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इस उम्र में मैं इस सोने का क्या करूंगी मेरे पोते? इससे एक अच्छा घर बनवाओ, हम दोनों उसी में खुशी खुशी रहेंगे। इस प्रकार किट्टू ने शानदार हवेली बनवाई। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी माँ से भी ज्यादा पाला और जब तक जीवित रही उसकी देखभाल करती रही। इस प्रकार वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।